हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत। यानी इससे पहले हमने परमाणु सिद्धांत डाल्टन के बारे में पढ़ा था, जे थॉमसन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद रदरफोर्ड का जो सोने की पन्नी पर जो प्रयोग किया गया था उसके बारे में पढ़ा था। यानी अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर रदरफोर्ड के नियम के अंदर हमने क्या देखा, हमें क्या किसके बारे में पता चल गया, नाभिक के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने बता दिया था परमाणु है और परमाणु के केंद्रीय भाग के अंदर कोई धनावेशित गोला है जिसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, नाभिक है, और उस नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के बारे में इन्होंने कहा कि इस नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार गति के अंदर ये क्या करते हैं, राउंड करते हैं, राउंड करते रहते हैं। ठीक है, अब उनकी स्थिति के बारे में नहीं बता पाए, परमाणु की स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए थे ये। ठीक है, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संरचना की इसके बारे में नहीं बता पाए। तो इसके बाद आए थे नील्स बोर। तो हम बात करते हैं नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत या नील्स बोर की परिकल्पनाएं। तो नील्स बोर ने अपना सिद्धांत दिया था सन 1913 के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किया था हाइड्रोजन परमाणु लिया था। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु लिया था, उसकी संरचना के बारे में बताया था। हाइड्रोजन के अंदर नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, वो किस तरह से गति करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया, और साथ में उन्होंने क्या कहा, इसके स्पेक्ट्रम को भी समझाया कि इसके अंदर किस तरह से स्पेक्ट्रम बनती है, इसके बारे में भी समझाया था। तो हम बात करें नील्स बोर के परिकल्पनाओं की। तो पहले परिकल्पना में इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण क्या होता है, प्रोटॉन होता है। देखो कि इन्होंने क्या कहा कि कोई परमाणु है और उसके केंद्र के अंदर पाया जाता है नाभिक, और नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन। आगे बात समझ में। तो ये बात तो किसने कह दी थी, पहले रदरफोर्ड ने भी बता दी थी, लेकिन अभी ये नहीं बताया था कि भी इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। तो उन्होंने दूसरी परिकल्पना में देखो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, यानी ये क्या है, नाभिक है बीच में अपना। ठीक है, अब इसके चारों ओर इस तरह से, इस तरह से, तो क्या कह रहा है, चारों ओर निश्चित त्रिज्या, यानी यहां से यहां एक निश्चित त्रिज्या में, त्रिज्या वाले पथ में गति करते हैं। यानी त्रिज्या वाले जो भी है एक निश्चित त्रिज्या के अंदर जो पथ बने हुए, रास्ते बने हुए हैं, वहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, ये निश्चित जो भी त्रिज्या वाले पथ है या जो भी रास्ता है या ऊर्जा वाले स्तर है, इन्हें क्या कहा कि इन्हें हम बोलते हैं कक्षा या ऑर्बिट। इन्हें क्या बोलते हैं, कक्षा या ऑर्बिट। यानी इन्होंने बता दिया ना कि भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहां पर वर्ताकार गति से चलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या पर, यानी निश्चित त्रिज्या पर ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, उन ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और उन ऊर्जा स्तरों का क्या नाम है, कक्षा या ऑर्बिट कहलाते हैं। आगे बात समझ में। तो आगे हम बात करें तीसरी परिकल्पना क्या थी कि ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। यानी मैंने पीछे बताया था आपको कि भी ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ सकेंद्रीय रूप से वो व्यवस्थित रहती है, इस तरह से व्यवस्थित रहती है। ठीक है, इन्हें n से दर्शाया जाता है और इनका मान हमेशा 1 2 3 4 के लिए k, l, m और n। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये बीच में हमारा नाभिक है और नाभिक के जस्ट पास वाली कक्षा है, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 नंबर, 2, 3 और 4। ठीक है, या फिर हम इन्हें कैसे लिखेंगे, इनका मान यह k, l, m और n।
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आप है कि भी इन पूरों को यानी व्यवस्थित रूप से जो कक्षाएं हैं इन्हें तो हम स्मॉल n से लिखते हैं और ये होता है, ये क्या है, कैपिटल N है। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो अब देखो कि जैसे जैसे मान लो आप पूरे पहली कक्षा का मान क्या है, K से, दूसरी को L से, तीसरी को M से और चौथी को N से हमें लिखते हैं। अगले चौथी परिकल्पना क्या है कि n का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती है और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये कहता है कि अगर हमारे पास आ जाए कि n बराबर 1 है, ठीक है, तब तो हमारा डायग्राम क्या रहेगा, ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ क्या है, सिर्फ एक कक्षा है। ये तो होगी n बराबर 1, ठीक है। अब धीरे धीरे ये क्या कह रहा है कि मान लो नाभिक से दूर हो जाए, जैसे जैसे मान बढ़ेगा, अब आ जाए n का मान आ जाए हमारे पास 2, तो कक्षा क्या होगी, 2 नंबर कक्षा की बात कर रहा है, ठीक है, तो यानी इसकी बात कर रहा है। तो नाभिक से दूर जा रही है ना, तो जैसे जैसे ये कहता है कि कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती है और उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे नाभिक से कक्षाएं दूर जाएगी तो उनके ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। अब देखो सबसे पहली कक्षा कौन सी, n बराबर 1 होगा तो पहली कक्षा के बारे में बात कर रहा है, यानी K कक्षा की बात कर रहा है, तो इसकी ऊर्जा होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और जो अंतिम वाले जैसे हम बात करें कि n बराबर हमारे पास आ जाए 4, n बराबर आ जाए 4, ठीक है, तो क्या होगा, 4 नंबर कक्षा की बात कर रहा है, यानी नाभिक से वो काफी दूर है। जैसे 1 नंबर 2 3 और 4 यहाँ पर है, तो ये नाभिक से दूर है, इसका मतलब इस कक्षा का ऊर्जा स्तर है वो क्या है, अधिक है, ऊर्जा का मान है वो बढ़ गया है इसका, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि भाई जैसे जैसे मान लो कि मान बढ़ेगा यानी कक्षाएं बढ़ेगी तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो पांचवी परिकल्पना क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, ये चीज ध्यान में रखना आप है कि भी इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग क्या होगा, mvr, यानी mvr बराबर h/2 पाई होगा, या फिर इसका कोई गुणक होगा, उसके अंदर ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहां पर देखो m क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी हमें मान देगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके अंदर रखेंगे, m। उसके बाद हम बात करें v की, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। और उसके बाद r की बात करें तो r क्या होती है, त्रिज्या, तो कक्षा की त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है, कक्षा की त्रिज्या कितनी है। उसके बाद में h का मान क्या होगा, h क्या होता है, प्लांक स्थिरांक होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीज ध्यान में रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे इलेक्ट्रॉन है किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है या कितना कोणीय संवेग होता है उसमें वो चक्कर लगाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि mvr बराबर है h/2 पाई, या फिर इसका कोई गुणक होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। 6 नंबर परिकल्पना में इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, यानी जो हमारे नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं पाई जाती है उनमें प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा है वो क्या होती है, एकदम निश्चित होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी जैसे मान लो कि 1 नंबर ये कक्षा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यानी इस कक्षा में तब जब तक ये घूमेगा ना तब तक क्या होगा, इसकी ऊर्जा में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आगे बात समझ में, यहाँ पर हम देखें इस डायग्राम को, देखो आप है तो नाभिक के पास वाली जो जस्ट पास वाली कक्षा है यानी पहली कक्षा है उसकी ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कम होती है, यानी निम्न ऊर्जा वाला कक्षा है पहला। और हम बात करें जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अंतिम वाली कक्षा होगी उसकी ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है, यानी अत्यधिक ऊर्जा होती है।
तो इस नियम से हमें ये पता चला कि वे जब तक क्या है इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा के अंदर घूमता रहेगा तब तक उसकी ऊर्जा में कोई भी अंतर नहीं आएगा, यानी एकदम निश्चित रहेगी। जितनी थी यहाँ से शुरू किया था राउंड, जब तक ये राउंड पूरा कर लेगा तब तक उसकी ऊर्जा क्या रहेगी, एकदम निश्चित रहेगी। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, देखो कि भी यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, यानी जैसे मान लो ये डायग्राम लाता हूं, इधर देखो आप ध्यान से, कि जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ ये क्या है, ये कक्षा है, ठीक है, ये स्तर बने, ऊर्जा स्तर बने हुए हैं, या कक्षा मान लो या ऊर्जा स्तर मान लो, बात तो एक ही है, ठीक है। ये निम्न है और ये उच्च है। तो इन्होंने देखो क्या कहा, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, जैसे निम्न मतलब जो नाभिक के पास में है, यहां पर इलेक्ट्रॉन था और वो कहां गया, उच्च ऊर्जा, यानी ऊपर वाली उच्च ऊर्जा वाले, ये उच्च है और ये निम्न वाला, ठीक है। तो ये कहता है कि जैसे भी ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी छोटी कक्षा में घूम रहा है, नीचे वाली कक्षा में, तो यहाँ पर ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब अधिक ऊर्जा वाले कक्ष के अंदर या कक्षा के अंदर जाना होगा तो उसको और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है। यानी निम्न कक्षा स्तर से या ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखें, और यदि उच्च से निम्न में आए तो ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। यानी हम बात करें कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर है, ठीक है, और वो कहां आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर, यानी उच्च में है तो यहाँ पर ऊर्जा तो ऑटोमेटिक ज्यादा है, और नीचे जाने के लिए उसको क्या चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए, यानी एक्स्ट्रा जो भी ऊर्जा थी वो क्या आ जाती है, इसकी बाहर निकल जाती है, ठीक है। यानी ऊर्जा का क्या करता है, वो उत्सर्जन, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और दूसरी तरफ अगर उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आएगा तो एक्स्ट्रा जो भी एनर्जी होगी वो बाहर निकाल देगा और ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा। तो इस पूरे नील्स बोर की परिकल्पनाओं से हमें ये पता चला कि भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति है कहां पर, वो कहां पर राउंड करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे अपने, इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन की तो बात की थी, तो इन्होंने परमाणु के अंदर जो परमाणु हाइड्रोजन परमाणु है उनके अंदर रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी थी। इस प्रयोग के द्वारा हमें परमाणु के स्थायित्व के बारे में पता चला था, ठीक है। तो इस प्रयोग से हमें पूरे परमाणु के काफी डिटेल पता चल गई थी, ठीक है। और लगभग हमने मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, कौन से उच्च ऊर्जा स्तर है, कौन से निम्न ऊर्जा स्तर है, इन पूरे के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। फिर भी क्या रहती है, इसके एक दो कमियां हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। इस प्रयोग के द्वारा हमें परमाणु के बारे में काफी चीजें पता चली, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ कमियां थी, उनके बारे में हम बात करें तो कमियां देखो कि पहले कमी की बात करें तो पहले क्या था कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के प्रतिरूप को यह मॉडल नहीं समझा पाता। यानी जैसे इसने सिर्फ किसके बारे में बात की है, हाइड्रोजन के बारे में बात की है कि अगर मान लो कि किसी परमाणु के अंदर क्या हो, अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, ठीक है, तो उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया था, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो ये कहता है कि जैसे ही कुछ उपकरणों के बाद, इनके प्रयोग के बाद भी अलग साइंटिस्टों ने क्या देखा कि कुछ उपकरणों का उपयोग किया और परमाणु की रैखिक स्पेक्ट्रम को एक से अधिक लाइनों में बंटा रहता है, ये देखा। उन्होंने उपकरण से देखा कि जो मान लो कि उन्होंने बताई थी ना स्पेक्ट्रम, इन्होंने यहाँ स्पेक्ट्रम बताई थी इस तरह से कि जैसे ही मान लो कि उच्च ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो एक रेखीय स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है, एक रेखीय एक लाइन के अंदर रेखीय स्पेक्ट्रम बन जाता है। लेकिन उपकरणों से देखने से पता चला कि एक से अधिक लाइनें बन रही थी।
इसके बारे में ये नहीं समझा पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि तीसरा क्या था कि ये परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर, यानी परमाणु से अणु बनते हैं ना, ठीक है, तो ये कहता है कि परमाणु से रासायनिक बंध के द्वारा अणु बनने की प्रक्रिया को नहीं समझा पाए थे। ठीक है, यानी परमाणु आपस के अंदर मिलकर रासायनिक बंधों के द्वारा अणु कैसे बनाते हैं इसके बारे में ये प्रयोग नहीं समझा पाया था। ठीक है, तो कुछ ये कमियां थी, लेकिन इनने परमाणु के बारे में अच्छे डिटेल में भी बताया था, ऐसी बात नहीं थी। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, और घर बैठे स्टूडेंट है वो आसानी से पढ़ाई कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, उस लिंक का मैसेज पहुंच जाए। और इस टॉपिक से आप जुड़े रहें, क्योंकि परमाणु सिद्धांत टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप जुड़े रहेंगे तो पूरा डिटेल के अंदर, यानी परमाणु के पूरी डिटेल के अंदर आपको पता चल जाएगा। यानी परमाणु एक रसायन विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे सिस्टम से आपको, जैसे मतलब आगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से इन कक्षाओं में, आज कक्षाओं के बारे में बात की थी ना, तो वो कक्षाओं के अंदर आगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।